नमस्कार, मैं डॉक्टर धनंजय कुमार तिवारी आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित हूँ 11वीं कक्षा के द्वितीय अध्याय के मनोवैज्ञानिक विधियों लेकर आया हूँ। एक मनोवैज्ञानिक अपने विषय वस्तु जो कि प्राणी का व्यवहार और अनुभव होता है उसका अध्ययन करने के लिए उसे आंकड़ों की ज़रूरत होती है और वह आंकड़ों का संग्रहण अपनी कुछ विशेष विधियों के द्वारा करता है। इन विशेष विधियों में मुख्य रूप से 4 विधियों का वह प्रयोग करता है। 4 विधियां कौन कौन है? पहला है प्रेक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। दूसरा है एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रायोगिक विधि। तीसरा है सर्वे मेथड, सर्वेक्षण विधि। और चौथा है कोरिलेशनल मेथड, जिसे हम सहसंबंधात्मक विधि कहते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है, पहला विधि देखें, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को हूबहू जैसी घटित हो रही है उसको हमें देखना, किसी घटना को जिस रूप में घटित हो रहा है उसी रूप में देखना और उसे रिकॉर्ड करना और उसका विश्लेषण करना। यहाँ ऑब्जर्वेशन से हमारा यह तात्पर्य है। जैसे हमें मान लिया जाए कि किसी कक्षा में विशेष शिक्षक के व्यवहार का अध्ययन करना है तो हमें क्या करना होता है? उस कक्षा में उस व्यक्ति का, उस शिक्षक का व्यवहार का अध्ययन हमें करना होता है। तो हम क्या कर सकते हैं? जब वो कक्षा ले रहा हो उस समय एक अनुसंधानकर्ता मनोवैज्ञानिक उस कक्षा में जाकर और जब वो क्लास ले रहा होता है उसका हमें उसके व्यवहार का ऑब्जर्वेशन करना होता है। वह बहुत सारी व्यवहार करता है। इसमें ध्यान देना होता है कि अनुसंधानकर्ता को कुछ खास बिहेवियर को ही चयन करना होता है। सारे बिहेवियर नोट करना जरूरी नहीं है, इसलिए पहले से तय रहता है कि वह किन किन व्यवहारों का अध्ययन करना होता है। उन्हीं व्यवहार जब घटित होते हैं, वही व्यवहार जब घटित होते हैं तब उनका एक रिकॉर्ड बनाना होता है। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं? इसके करने के तरीके मुख्य रूप से 2 हैं। एक तो वह जहाँ वो क्लास में व्यवहार कर रहा है वहाँ पे अध्ययन करता वहाँ रहे और वो उसके व्यवहार का नोट करता रहे, जिसे हम सहभागी प्रेक्षण कहते हैं। यानी कि पार्टिसिपेट खुद अनुसंधान करता भी करता है। लेकिन एक होता है कि वह ऐसा न करके एक पर्दे के पीछे से वह व्यवहार को रिकॉर्ड करता है, इसे हम असहभागी प्रेक्षण कहते हैं। यानी कि अनुसंधान करता, अध्ययन करता तो उस टीचर के व्यवहार जो क्लासरूम में कक्षा ले रहा है वह व्यवहार जो है टीचर के व्यवहार को अनुसंधान करता तो देखता है, लेकिन टीचर जो है अनुसंधान करता को नहीं देखता। इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि उसके व्यवहार में बनावटीपन कम होता है, अर्थात उसका जो टीचर जो अनुसंधान करता के रहने उपस्थित होने से जब उसके व्यवहार में जो बनावटी बनाता है वह नहीं होता है। उसका पूर्णतः रूप से प्राकृतिक रूप से नेचुरल उसका व्यवहार घटित होता है। ठीक है, प्रेक्षण के 2 प्रकार और हैं जिसको हम कहते हैं। एक तो प्रकृतिवादी प्रेक्षण होता है, दूसरा कृत्रिम प्रेक्षण, कृत्रिम परिस्थितियों में। प्रकृतिवादी प्रेक्षण में क्या होता है कि परिस्थिति जो है पूर्ण रूप से प्राकृतिक होती है। यानी कि जैसे भूकंप के समय लोगों के भाग दौड़ के व्यवहार को हम जब देखते हैं तो हमें इंतज़ार करना होता है कि कब भूकंप आए और उस समय उस व्यवहार को नोट किया जाता है। लेकिन कई परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिसे हम खुद से उस परिस्थिति को हम उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस तरह के परिस्थिति में जब हम परीक्षण करते हैं तो उसे हम कृत्रिम परिस्थिति प्रेक्षण कहते हैं। तो ये हुआ ऑब्जर्वेशन मेथड। इसके अपने अपने गुण हैं और अपने अपने हानियाँ भी हैं, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम मुख्य रूप से जो विधियाँ 4 विधियाँ हैं उस पर हम लोग ध्यान दे दें। इससे अगली विधि है प्रायोगिक विधि। प्रायोगिक विधि में क्या होता है? प्रायोगिक विधि में मुख्य रूप से यह एक कंट्रोल सिचुएशन में किया गया अध्ययन होता है जिसमें 2 चरों के मध्य कारण और प्रभाव का संबंध स्थापित किया जाता है। अर्थात एक चर का प्रभाव दूसरे चर पर किस प्रकार पड़ रहा है उसका हम अध्ययन करते हैं और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि अगर बच्चों के सीखने के व्यवहार पर
पुरस्कार का क्या प्रभाव पड़ता है, अगर इसका हमको अध्ययन करना होता है तो हम प्रायोगिक परीक्षण में, प्रायोगिक विधि में इसका हम अध्ययन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बच्चों के दो समूह ले लिए। एक समूह में बच्चों को जैसे एक कविता याद करने के लिए दिए और एक कविता याद करने के बाद में उसे एक शाबाशी दी गई, और दूसरे समूह को कुछ नहीं दिया गया, उनको केवल याद करने के लिए दिया गया। तो इस तरह से कुछ सेशंस करने के बाद जब अंत में हम उन दोनों की उपलब्धि जब देखते हैं तो हम देखते हैं, यदि देखते हैं कि पुरस्कार का उसके सीखने पर, पुरस्कार जो बच्चे पाए हैं उनका सीखना जल्दी हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि पुरस्कार का सीखने पर प्रभाव पड़ा है। या फिर यह भी कर सकते हैं कि जिन बच्चों के पुरस्कार नहीं पाया है उनका सीखना, जो भी परिणाम आएंगे वो उपलब्धि के आधार पर हम उस पर निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। तो इसमें दो चर हैं, पुरस्कार और सीखना। पुरस्कार क्या हो गया, स्वतंत्र चर हो गया, और सीखना क्या हो गया, परतंत्र चर हो गया, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल। आपको बता दें वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल वो हैं, एक वेरिएबल कोई भी व्यवहार हो सकता है, वेरिएबल कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके मान में, जिसके वैल्यू में परिवर्तन संभव हो। वो चाहे संभव किसी भी तरीके से हो, कंटिन्यूसली हो, डिस्क्रीट रूप में हो, या किसी भी तरीके से परिवर्तन हो। जैसे काला गोरा रंग वेरिएबल है, इसमें परिवर्तन हो सकता है, अलग अलग रंग है, ये परिवर्तनशील है। ठीक है। पुरस्कार की मात्रा हो सकती है, पुरस्कार की मात्रा कम ज़्यादा, पुरस्कार उपस्थित नहीं उपस्थित, ये अलग अलग मात्रा है। तो वेरिएबल क्या होता है, चर, जिसको हम चर बोलते हैं। वह चर कोई भी घटना या वस्तु हो सकती है जिसके मान में परिवर्तन संभव हो सके। ठीक है। यहाँ पर जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें दो चर हैं। कौन कौन चर, पुरस्कार और उपलब्धि। पुरस्कार का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसका प्रभाव हम देखना चाहते हैं वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जिस पर प्रभाव देखते हैं वह डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसमें प्रायोगिक विधि में एक और चीज़ देखना होता है, वह दो ग्रुप होते हैं। एक होता है प्रायोगिक ग्रुप, जिससे मान लीजिए इसमें प्रायोगिक ग्रुप कौन सा होता है, जिस पर हम पुरस्कार अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, पुरस्कार जिसको दे रहे हैं। एक कंट्रोल ग्रुप होता है जिस पर हम कोई भी छेड़छाड़, कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का उसमें इनपुट हम नहीं देते हैं। तो कंट्रोल ग्रुप कौन हो गया, जिसको हम ऐसे ही छोड़ दिए, याद करने के दे दिए। और प्रायोगिक ग्रुप कौन होता है, जिस पे हम स्वतंत्र चर को कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये एक हो गया। ठीक है, इसके बाद में प्रायोगिक विधि दो तरह की होती है। एक लेबोरेटरी प्रयोग होता है, एक क्षेत्र प्रयोग होता है। लेबोरेटरी में क्या होता है, परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा कृत्रिम होती हैं, यानी कि वहाँ पर बनावटीपन ज़्यादा होता है। ठीक है, और क्षेत्र प्रयोग क्या होता है, जिसमें परिस्थितियाँ पूर्ण रूप से वास्तविक होती हैं, अर्थात वहाँ पर घटनाएं जो घटित होती है वह वास्तविक रूप में होती है, और वहाँ पर प्रयोगकर्ता स्वतंत्र चर का जोड़ तोड़ करके परतंत्र चर पर प्रभाव देखने का प्रयास करता है। ठीक है, इसके बाद अगली विधि जो आती है वह है सहसंबंधात्मक विधि। सहसंबंधात्मक विधि में क्या किया जाता है, दो चरों के मध्य संबंध को देखा जाता है, अर्थात एक चर के बढ़ने पर कहाँ तक दूसरा चर बढ़ता है, या फिर कहाँ तक एक चर के बढ़ने से दूसरा चर में घटता है या बढ़ता है, या फिर एक चर के बढ़ने पर दूसरे चर में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अर्थात यहाँ पर यह देखने का प्रयास किया जाता है कि दो चरों के मध्य संबंध कैसा है, वह संबंध धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यदि एक विद्यार्थी पढ़ाई के घंटे में अगर ज़्यादा वृद्धि करता है तो बच्चों की उपलब्धि में, विद्यार्थी की उपलब्धि में भी वृद्धि होती है। यह कैसा संबंध हो गया, धनात्मक संबंध हो गया। ठीक है, यदि एक यह हो देखा जाए कि जैसे जैसे बच्चों में थकान की मात्रा ज़्यादा होती जाती है, उनकी उपलब्धि में ह्रास होता जाता है, घटते जाता है। यह एक नकारात्मक संबंध, नकारात्मक सहसंबंध है। इसी प्रकार कभी कभी यह देखा जाता है कि
एक चर का दूसरे चर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो इसे हम शून्य सहसंबंध कहते हैं। अर्थात सहसंबंधात्मक विधि में दो चरों के मध्य संबंधों को देखा जाता है। ठीक है, अगर इस तरह का कोई अध्ययन करना होता है तो हमें सहसंबंधात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। अब अगला जो हमारा अंतिम जो विधि है वह है सर्वे विधि। सर्वे विधि क्या है? जैसे हम देखते हैं कई बार चुनाव के समय बहुत सारे सर्वे आते हैं, न्यूज़ चैनल्स पे आते हैं। सर्वे विधि मुख्य रूप से एक दूसरे से पूछकर जानकारी लिया गया आंकड़े होते हैं। यानी कि व्यक्ति, यह कैसे होता है? एक तो व्यक्ति से, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछ सकता है, एक व्यक्ति पूरे समूह से पूछ सकता है, एक समूह पूरे दूसरे समूह से पूछ सकता है कोई प्रश्न, या फिर एक समूह दूसरे समूह से प्रश्न पूछ के जानकारी ले सकता है। यह कई प्रकार से संभव है। मान लीजिए एक फेस टू फेस हो सकता है, जैसे एक व्यक्ति सामने बैठकर दूसरे व्यक्ति का इंटरव्यू ले सकता है, यह एक सर्वे हो सकता है। या फिर पत्राचार के माध्यम से, डाक के द्वारा पत्र भेज के उनसे आंसर लिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु के बारे में, किसी ब्रांड के बारे में उस एक पर्टिकुलर ग्रुप की अभिमत क्या है, दिल्ली के लोगों के प्रति एक पर्टिकुलर सरकार के प्रति अभिवृत्ति क्या है, अगर इसका अध्ययन करना होगा तो क्या करेंगे? बहुत सारे लोगों के पास नहीं जा सकते हैं, तो क्या करेंगे? एक उनका डायरेक्टरी बनाएंगे, सैंपल लेंगे, डायरेक्टरी बनाकर और उनके पते पर पत्र लिखकर और एक क्वेश्चनायर देंगे, और वो क्वेश्चनायर का जवाब लोग देंगे, और उसके आधार पर जो आंकड़े आएंगे उसका हम लोग विश्लेषण करके एक निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार से टेलीफोन के माध्यम से भी सर्वे हो सकता है। हमारे पास प्रश्न होते हैं, टेलीफोन नंबर होते हैं, उनको फ़ोन करके और उनसे प्रश्नों का उत्तर लेके, यह क्या होता है कि बहुत आसान होता है, तुरंत आंसर भी मिल जाते हैं और हमारे आंकड़े इकट्ठा होते हैं, और उसके आधार पर हम एक निर्णय लेने में सक्षम हो पाते हैं। दूसरा, मेल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसमें व्हाट्सएप है और बहुत सारे चीज़ें आ गई हैं, लाइव स्ट्रीमिंग है, लाइव वीडियोस हैं, जिसमें हम बैठकर और इंटरव्यू एक साथ बहुत सारे लोगों का ले सकते हैं। तो सर्वे मेथड में बहुत सारे विधियां हैं जिसके द्वारा हम सर्वे करते हैं, लोगों का अभिमत किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, और जो आंकड़े आते हैं हमारे सामने उसका विश्लेषण करके अपने प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। ये एक सर्वे में प्रश्न कैसे होते हैं? तो दो तरह के प्रश्न हो सकते हैं। एक तो स्ट्रक्चर्ड प्रश्न होते हैं, संरचित होते हैं, और दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं, असंरचित भी हो सकते हैं। अर्थात एक सब प्रश्नावली हो सकता है जो कि पहले से बना है, इससे जो प्रश्न पूछने वाला है, सर्वे करता है, वह इतर नहीं जाकर जो प्रश्न जिस हिसाब से है उसी हिसाब से पूछता है। और दूसरा असंरचित प्रश्नावली होती है, जिसमें कि प्रश्न में सर्वेकर्ता को प्रश्न इधर उधर से भी पूछने की आज़ादी होती है। यदि मान लीजिए कोई प्रश्न ऐसा है जिसमें एक नया अर्थपूर्ण प्रश्न अगर उसमें जोड़ने की अगर आवश्यकता होती है, तो सर्वेकर्ता अपनी तरफ से जोड़ के उस प्रश्न का उत्तर ले पाता है। तो सर्वे मेथड में क्या होता है कि लोगों के अभिमत किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानने का प्रयास किया जाता है, और इसके आधार पर जो आंकड़े आते हैं उसका विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है, तो यह हमारे कुछ महत्वपूर्ण विधियां थी। कौन कौन विधियां हम लोग देखें? पहली विधि प्रेक्षण विधि, दूसरी विधि प्रायोगिक विधि, तीसरी हमें सहसंबंधात्मक विधि, और चौथी विधि सर्वे विधि। ये चारों विधियों के द्वारा एक मनोवैज्ञानिक अपने विषय वस्तु के अध्ययन के लिए आंकड़े इकट्ठा करता है इनके द्वारा, और एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करता है। ठीक है, आज इतना ही। इस विधि अगले वीडियो में हम कुछ और नए चैप्टर लेके आएंगे। बहुत बहुत